डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। हम लोगों ने RS अग्रवाल बुक का 2D डायग्राम्स देख लिया। 2D ही नहीं, अब तक क्या क्या देख लिया? नंबर सिस्टम देख लिया, परसेंटेज देख लिया, प्रॉफिट लॉस देख लिया और क्षेत्रफल देख लिया। मैं बताऊं तो लेखपाल के लिए जो अर्थमेटिक वाला हिस्सा है वो हो चुका है। अभी बचा होगा आपका ज्योमेट्री और अलजेब्रा और फिर सांख्यिकी। उसको मैं इन होली की छुट्टियों में कोशिश करूँगा। बाकी लोगों के लिए, ये तो सबके लिए है फिलहाल, लेकिन मैं लेखपाल को इसलिए कह रहा हूँ कि लेखपाल में विद्यार्थी बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा है, उनको लेना ही होगा नौकरी। ठीक है, तो आपके लिए इसलिए मैं पहले काम कर रहा हूँ। बाकी अभी सामने SSC है, सिपाही आ रही है, बहुत सारे काम। तो अब मैं 3D शुरू कर रहा हूँ और मैं, आप तो जान ही रहे हो, जिद्दी आदमी है, शुरू तो किया हूँ तो सब कुछ होना ही होना है ना। बस आप भी थोड़ा सा जिद पैदा करिए अपने अंदर। हाँ, क्यों पैदा करिए? जो सोच रहे हैं बस मेहनत कर डालिए। बहुत पढ़ना, थोड़ा सा नहीं पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ज़्यादा पढ़ना। ठीक है, तो अभी तो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ये उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा जो कभी न कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी टीचर से पढ़े। ठीक, क्योंकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस केवल क्वेश्चन पर अभ्यास करना है। लेकिन मान लीजिए आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो अभी शुरुआत कर रहे होंगे और उनके पास बेस नहीं होगा, कम होगा, तो ऐसी स्थिति में हमने एक व्यवस्था कर रखी है। वो मैं बार बार इसलिए हर वीडियो में बताता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई विद्यार्थी चाहता है और छूट जाए। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी फीस रखी थी, 499। ये 499 जो होती है एक मोबाइल के रिचार्ज के बराबर। ये आप समझ सकते हैं कि फीस ना के बराबर है, क्योंकि अभी मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि लाखों लोग जुड़ जाएंगे इसमें। बहुत कम लोग जुड़ेंगे, अभी कुल मिला के 20-25 हुए। तो ऐसी की स्थिति में बहुत आर्थिक लाभ तो नहीं है इसमें, लेकिन ये फीस लेने से जानते हो क्या फ़ायदा मिलता है? वो लड़का अगर मान लो क्लास लेने में जब देर हो रही है तो एक लड़के का मैसेज आ जाता है, सर आज क्लास कितने बजे होगी। लेकिन अगर वो फीस नहीं दे रहा था तो बिल्कुल नहीं पूछ पाता। जो जितना चली नहीं चली कोई ध्यान नहीं देता, केयरलेस हो जाता। हम चाहते हैं उसको केयरफुल होना चाहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है हम लोग के पास में। अगला क्या? पहला सवाल लिखा, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? अधिकतम किस लंबाई का बांस रखना है? आप जानते हैं अगर कोई कमरा होगा और अधिकतम लंबाई का बांस इसमें रखना होगा तो उसके विकर्ण पर जाना होगा। आपको कहाँ जाना होगा? विकर्ण पर। ये रहा विकर्ण, ये जहाँ मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ यही है विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण का फार्मूला अगर आपको पता होगा, विकर्ण का एक सूत्र होता है घनाभ का, वो सूत्र होता है √L² + B² + H²। याद रखिएगा, घनाभ का विकर्ण होता है L² + B² + H²। अब ये देखो, L दे रखा है, B दे रखा है और H दे रखा है, अर्थात 12² + 9² + 8², यानी 144 + 81 और +64। अब इसको मैं ऐसे करता रहूँगा। ठीक है, और जोड़ा जाए, 4 1 5 4 9 6 8 14 4 18 1 1 2, 289 आ गया। और 289 का वर्गमूल क्या होगा? 17। यानी उस बांस की लंबाई कितनी हो जाएगी? 17 मीटर हो जाएगी। पहला विकल्प आपका सही है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 5 मीटर बीमाओं वाले, बीमा लिखा हुआ, बीमा है ये, बीमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? सेम क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे कह दिया कि कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, तो केवल एक ही रास्ता है कि उसका विकर्ण निकाला जाए। तो जब आप इसका विकर्ण निकालेंगे तो तीनों भुजाएं दे रखी हैं, √ करिए सीधा, 10² + 10² + 5², बस। तो ये हुआ 100, ये हुआ 100 और ये हुआ 25। आप जरा बताओ, क्या ये 225 हुआ? और 225 हुआ तो क्या 15 अब हम कह सकते हैं? यानी रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ जो होगी 15 मीटर होगी। यानी घनाभ के विकर्ण पर आधारित आपके पास ये सवाल हुआ। अगला प्रश्न ये कुछ बड़ा सा दिख रहा है। रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स घनाभाकार हैं। रीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है, परंतु रीता के बॉक्स की गहराई मीता के बॉक्स से 20% कम है। रीता के बॉक्स की धारिता और मीता के बॉक्स की धारिता में क्या अनुपात है? अच्छा सवाल है। तो मैं यहाँ रीता और मीता लिख देता हूँ। देखो रीता, यहाँ रीता है और यहाँ मीता है।
आपको बताऊं कि जब हमको कोई न कोई गिनती लेना है जिसको मैं 10% 20% घटा सकूं, बढ़ा सकूं, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें सोचना है। मैं मान लेता हूं कि रीता की जो बात है, रीता किसकी है भाई, किसका ज़्यादा, रीता के बाग की लंबाई चौड़ाई मीता के बाग से 10% अधिक है। मतलब मैं मान लेता हूं कि मीता का बाग जो होगा वो 100 मीटर लंबा है, 100 मीटर चौड़ा है और 100 मीटर ऊंचा। आप सोच रहे होंगे कौन सा घनाभ है भैया, 100 मीटर का, 100 सेंटीमीटर मान लो, जानते हो अनुपात दरअसल पूछा गया। अनुपात में मात्रा का कोई लेना देना होता नहीं, होता ही नहीं, वो आप चाहे जो कर दो, कट तो जाएगा ही जाएगा। तो हमने मान लिया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मान लिया। अब रीता का क्या कहानी है, एक सेकंड, अभी दूसरा वाला ना लिखे इनका, खाली लंबाई चौड़ाई अभी मैंने लिखा। अब इन्होंने क्या लिखा है कि रीता के जो बाक्स की लंबाई तथा चौड़ाई है मीता के बाक्स से 10% अधिक है। मतलब क्या हुआ, इनकी लंबाई 110 है और चौड़ाई भी 110 है, यहाँ तक ठीक है। फिर कह रहा है परंतु रीता के बाक्स की गहराई मीता के बाक्स से 20% कम है। मतलब ये हुआ अगर इनकी गहराई 100 है तो इनकी ये 90 है, 10% कम है। अब जरा ध्यान से देखो, इन्हीं के बीच का अनुपात चाहिए था। फिर से सुनो, रीता के बॉक्स की लंबाई चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है। मतलब इसकी 100 है तो इसकी 10 है, ये चौड़ाई 100 है तो 110 है, परंतु इस बॉक्स की जो गहराई है वो मीता के बॉक्स की गहराई से 10% कम है, यानी ये 100 है तो ये 90 है। बस यही इतना है। अब जल्दी से काट दो, काम खत्म। तो हम चाहें तो 3 जीरो तो पहले उड़ा दें, थोड़ा छोटा हो जाए, 1 2 3, और कुछ कटेगा, कहाँ कटेगा, कुछ दिख रहा, 11 घर में 121 गुणा 9, और यहाँ क्या दिख रहा है 100 गुणा 10, 1000। बाप रे, इतना बड़ा थोड़ी ना आएगा, इतना बड़ा तो कहीं उत्तर है नहीं, 20% कम था। देख रहे हो, हम 10% लिख दिए, तो अब इसमें मेरी गलती है, 20% कम उसने कहा था। देखो ये जो हमने 90 लिख रखा है इस जगह पे 80 होना चाहिए, 20% कम। अब काटो, अब कटेगा, देखो तो 3 जीरो तो काट ही दिया जाए, 2 जीरो से 1 जीरो। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 11 गुणे 11 गुणा 8 और वहाँ बचा है 1000। आप जानते होंगे इस 8 से 1000 कट जाएगा, अब बराबर का चिन्ह नहीं होना चाहिए, ये बिंदी लगना चाहिए। 8 से काटो, 8 के 8, 2 बचेगा 20, 8 दूनी 16, 8 पच्चीस 40। और यहाँ क्या हुआ 121, ये आया 121 और ये आया 125। ये आपका उत्तर 121 125 कहीं दिख रहा है, डी विकल्प है। एक बार फिर से देख लीजिए, कहीं कहीं कन्फ्यूजन ना रह जाए। रीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है। मतलब 100 है तो 110 है, 100 है तो आप 10 और 11 भी कर सकते हो, लेकिन इनकी जो बॉक्स की गहराई है इनके बॉक्स से 20% कम है। ये 100 है तो ये 80 है। बस इन्हीं के बीच में बिंदी बनाना और काट देना, बात खत्म। अब जो गिनती हमने ऐसे सोच लिया, 100 मान लिया, आप कुछ और मान लो, जो कटना लायक हो कट लो, एक्स वाई जेड भी मान लो, लेकिन उसमें फ्रैक्शन बहुत बन जाता है, इसलिए मैंने नहीं माना। एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल आता है, ठीक है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर है, 0 मान लो, तो जलाशय में जल की गहराई कितना होगा। आपको एक जानकारी होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। एक जानकारी समझिएगा, 1 मीटर क्यूब का कोई बर्तन अगर है तो 1000 लीटर का होता है, और अगर 42,000 लीटर जल आया है, इसका मतलब जो आयतन है, उसका आयतन है वो 42 मीटर क्यूब है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है और 42,000 लीटर जल है, इसका मतलब 42 मीटर क्यूब है आयतन। अब हमको लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है, गहराई नहीं पता। हम जानते हैं आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई यानी ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे, 6 गुणा 3.5 गुणा h बराबर 42। क्या h की वैल्यू निकल आएगी 42 बटा 6 गुणा 3.5। अब 6 सत्ते 42, एक जीरो बढ़ा दे तो 10 हट जाएगा, 35 दूना 70। हम कह सकते हैं इसकी गहराई क्या है, 2 मीटर की गहराई है। कहीं दिख रहा, ये रहा पहला विकल्प। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई से दुगनी है तथा लंबाई से आधी है। यदि कमरे का आयतन 512 घन मीटर है तो कमरे की लंबाई क्या है। बहुत अच्छा है, यहाँ मैं लिख दिया लंबाई, यहाँ लिख दिया चौड़ाई, यहाँ लिख दिया ऊंचाई। बस इसी को समझना है। कह रहे हैं जो चौड़ाई है लंबाई से, ये जो कमरे की चौड़ाई है इसकी ऊंचाई से दुगनी है तथा लंबाई से आधी है। बताओ, लंबाई से आधी है
चौड़ाई जो है ऊंचाई से दुगनी है। अगर ऊंचाई को हम x मान लें तो इसका मतलब ये 2x है। कह रहे चौड़ाई जो है ऊंचाई से दुगनी है। और क्या कह रहा, तथा लंबाई से आधी है, मतलब लंबाई से आधी है तो 2x है, तो लंबाई क्या होनी चाहिए 4x। अब क्या करें, आयतन 512 है, बस गुणा कर दो भाई, इसका गुणा कर दो 512 कर दो, अभी वैल्यू मिल जाएगी। 4 दूनी 8x³ बराबर 512, तो x³ बराबर क्या होगा 8 से काट लो तो 8 छक्के 48, 8 चौक 32, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो पूछा क्या है, कमरे की लंबाई बता दो। लंबाई कितनी है 4x है, 1x बराबर 4 आया है, तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 गुणा 4 बराबर 16 मीटर आएगी। कितनी आएगी 16 मीटर। ठीक है, आप लोग मैसेज जरूर करिएगा। जानते हैं हम जब यहाँ काम कर रहे होते तो हमको लगता है हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या अच्छा किया क्या नहीं किया। अगला प्रश्न है कि 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े, 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में 8 सेंटीमीटर लंबे, 7 सेंटीमीटर चौड़े तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचे अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। ये तो बड़ा आसान सवाल होता है। एक बड़े आयतन के अंदर छोटे छोटे कितने डिब्बे हो सकते हैं, तो आप कहोगे बड़े वस्तु का आयतन बटा छोटे वस्तु का आयतन, यानी डिब्बों की संख्या बराबर यहाँ लिख सकते हैं, डिब्बों की संख्या बराबर कौन सा है, इतना मीटर ऊंचे डिब्बे में बड़े डिब्बे का आयतन, बड़े डिब्बे का आयतन बटा छोटे डिब्बे का आयतन, छोटे डिब्बे का आयतन। ये अपने दिमाग में याद रखेंगे तो इससे क्या होगा कि कुछ कहना नहीं पड़ेगा, सीधे उत्तर आएगा। अब एक बात और याद रखना चाहिए कि जो यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। आप ध्यान से देखो, ये सारे सेंटीमीटर दिख रहे हैं और ये ऊपर वाले सारे मीटर दिख रहे हैं, तो या तो तुम सेंटीमीटर को मीटर बना लो या तो मीटर को सेंटीमीटर बना लो, तभी सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मीटर को सेंटीमीटर बना ले। तो ये जो 8 सेंटीमीटर 800 लिख रहा हूँ, 800, ये 7 मीटर है तो 700 और 6 मीटर है तो 600 अपान ये कितना 8 7 6, वाह ये भी 8 7 6, 8 7 और 6, तो भाई 8 से ये कट के 100 बनेगा, 7 से ये कट के 100 बनेगा और 6 से ये कट के 100 बनेगा। तो 100 गुणा 100 गुणा 100 कितना होता भाई 10 लाख होता। 1 2 3 4 5 6 10 लाख। बाप रे बहुत ज़्यादा है यार, यही होना चाहिए और क्या। देखो 10 लाख है, 1 2 3 4, अब उतना जीरो होगा ही होगा, हम लोग अंदाजे से काम कर लेते है कि नहीं, किताब उताब में दिखा रहता है तो देख लेते कि हाँ चलो 10 लाख तो होगा ही। आओ देखा जाए, 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची तथा 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा इतना मीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। सेम कहानी फिर आ गई, दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन, बस ईंटों की संख्या बराबर आप इस बात को याद रख लीजिए, बहुत बार जरूरत पड़ेगी। ईंटों की संख्या हमको निकालना है, बराबर होता है दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। और यह बात दोनों निकालते समय यह ध्यान रखना होगा कि यूनिट सेम होना चाहिए। और दीवार का आयतन निकाले, ये 4 मीटर है तो 400 लिख दें, ये 3 मीटर है तो 300 लिख दें, और ये 13 सेंटीमीटर, ये तो अच्छी बात है सेंटीमीटर में है, बस दीवार का आयतन हो चुका है। अब चलो ईंट का आयतन लिखते हैं, 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर, ये रहा खत्म। आओ हल किया जाए। अच्छा बताओ, अगर हम यहाँ एक जीरो बढ़ा दें तो 10 हो जाएगा और 65 दूना 130 हो जाएगा, हो जाएगा। अब अगर इस 2 से इस 12 को काट के 6 कर दें तो 6 5 30 हो जाएगा। अब एक जीरो तो कटना ही चाहिए, और इस 2 से ये कट के 200 होगा ही होगा। अब यहाँ बचा है 200 और यहाँ बचा है 5 और कुछ नहीं बचा, तो 200 पचे 1000, भैया जी 1000 ईंट की जरूरत पड़ेगी। 1000 ईंट बुला लीजिए और वह दीवार बनकर तैयार हो जाए। क्लियर, आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची तथा 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 8 सेंटीमीटर कितनी ईंटें लगेंगी, जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट तथा रेत के मिश्रण से बना है। मिश्रण से बना है, इसका कोई मतलब नहीं।
अब की बार कुछ नया होगा, दीवार का आयतन जो होगा उसके अंदर मसाला भी मिला हुआ, तो उसको 10% हटाना पड़ेगा, क्योंकि 10% हिस्सा जो है मसाला होगा। मसाला हम बता रहे हैं है वो रेत और जो है सीमेंट का मिश्रण है। तो पहले चलो ईंटों की संख्या निकालते हैं। तो ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, पहले दीवार का आयतन निकालेंगे 24 मीटर, क्योंकि ये 2400 लिखना पड़ेगा, 2400 गुणा 800 गुणा 60 सेंटीमीटर। और ये जो है आयतन जो है इसका 100% नहीं योगदान, इसका 90% खाली निकालना है, 90/100। कारण ये ऐसे कर लो 90/100। अब बताओ ये कितना है, 24, 12, 8, क्या होगा 24, 12 और 8, बस खत्म, यहाँ गुणा कर लो। अब चाहे ऊपर वाला ब्रैकेट लगाते चाहे ना लगाते, ध्यान से देखो ये दीवार का आयतन था, लेकिन दीवार के आयतन का 10% हिस्सा रेत और सीमेंट है, इसका मतलब 90% हिस्सा ही ईंट है, तो उसका 90% कर दिया और बाकी भाग देना है। आओ काटते चलें। तो इस 12 से 24 से ये 100 बार में गया, इस 12 से ये 12 25 60 गया, और इस 8 से ये 100 बार में गया। अब 100 तो हटा ही सकते हैं। अब बताओ क्या बचा, 9 पचे 45 और कई 0, 1 0 2 0 3 0, 45,000 ईंट की जरूरत पड़ जाएगी। कितना, 45,000, कहीं दिख रहा, 45,000 ईंट की जरूरत पड़ेगी। बहुत अच्छे समझ जाइएगा, ये जो रेत और का 10% का हिस्सा है, ये विद्यार्थियों के लिए कभी कभी मिस हो जाता है, याद नहीं रहता तो सवाल गलत हो जाता है। एक घनाभ के विकर्ण की माप 28 सेंटीमीटर है तथा इनकी तीनों कोरों की लंबाई का योग 44 है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। बहुत अच्छा सवाल है। आप जानते हो घनाभ के विकर्ण की माप 28 है, मतलब हम कह सकते हैं कि L² + B² + H² बराबर 28। यानी अगर होल स्क्वायर दोनों तरफ कर दें तो लिख सकते हैं L² + B² + H² बराबर 784। ये एक इक्वेशन मिल चुका है, यहीं छोड़ दीजिए। फिर उनका तीनों कोरों की लंबाई का योग 44 है, यानी कि हमें पता हो गया L + B + H बराबर 44। अब इन दोनों से हमको बताना क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करें। क्या आपको A + B + C का होल स्क्वायर फार्मूला याद है? A + B + C का होल स्क्वायर बराबर A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA है कि नहीं। तो अब हम इसको स्क्वायर कर दे दोनों साइड में, ऐसे ऐसे दोनों पक्षों को वर्ग करने पर तो क्या होगा, आओ दिखाते हैं। L² + B² + H² + 2LB, बोलो, + 2LB + 2BH + 2HL, 2 कॉमन ले लो, तो ये बनेगा LB + BH + HL और बराबर 44 का स्क्वायर करो तो 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 दूनी 32 1 33, 3 4 चौक 16 और 3 19, 19 तो 36 आया। अब इसकी वैल्यू हमको पहले से पता है 784, उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो बताओ क्या बचेगा, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL बराबर क्या हो जाएगा 1936। आ जाओ भाई आ जाएगा 1936 - 784, तो घटा दीजिए। 6 में से 4 घटाएंगे 2, 13 में से 8 घटाएंगे 5 और 8 में से 7 घटाएंगे 1, यानी 1152। 1152 क्या था, ये मीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं लिख रहा है 1152, ये रहा बी विकल्प। बहुत अच्छे से देख लीजिए, सवाल दमदार है। मतलब दमदार का मतलब ये है कि जल्दी याद नहीं आता कि हमें करना क्या है, और कोई कठिनाई नहीं है, तो देखिएगा जरूर अच्छे से। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई के योग 19 है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 5.5, तो एकदम फिर वही कहानी हो गई, ये 5.5 है कि 5√5, थोड़ा सा संदेह बना हुआ है। देखो इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा, चलो चेक कर लेते हैं। अब देखा जाएगा, पहले 5√5 करते, क्योंकि स्क्वायर करना ही पड़ेगा, विकर्ण की लंबाई है, तो आप ऐसे करोगे तो L² + B² + H² बराबर मैं लिखता हूँ 5√5, अभी लिखता हूँ, अगर नहीं होगा तो उसको √5 मान के कर दिया जाएगा, 0.5 मान के किया जाएगा। अब होल स्क्वायर कर दिया जाए तो बनेगा L² + B² + H² बराबर 5 × 5 = 25, 25 × 125 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना, स्क्वायर करेंगे ना, ठीक है। अब क्या करें, इसके कोरों की
करें इनकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है इनका योग 19 है, यानी एल प्लस बी प्लस एच, एल प्लस बी प्लस एच बराबर 19 है। एकदम सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा। अब होल स्क्वायर कर दो, बस इसका होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर कर दोगे तो फिर अभी टोटल सरफेस एरिया मिल जाने वाला है। इसको होल स्क्वायर करते हैं तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BC प्लस 2HL, इसको हम कह देंगे LB प्लस BH प्लस HL और बराबर 19 के स्क्वायर होगा 361। अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे ये 125 उधर जाके घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर हो जाएगा 361 माइनस 125। आओ काटा जाए, 11 में से 5 घटाओगे 6, 5 में से 2 घटाओगे 3 और 3 में से 1 घटाओ 2, 236 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं दिख रहा है 236 यही है। तो भैया जी यहाँ ध्यान रखिएगा, ये 5√5 लिखा हुआ है, वहाँ दशमलव लिखा था ना, 5√5 इसको समझा जाए। ठीक है, अक्सर चूंकि अब हमने कैसे अंदाजा लगाया, दशमलव करोगे तो डेसिमल में बनेगा, डेसिमल बनेगा तो इतने बड़े सवाल को डेसिमल में लाने की कोशिश नहीं किया जाता। एक घनाभ का आयतन 210 घन सेंटीमीटर तथा इनके संपूर्ण पृष्ठफल 214 है और इनके आधार का क्षेत्रफल 42 है, तो घनाभ की विमाएं बताओ। अच्छा सवाल है, देखो घनाभ का आयतन 210 है, माने LBH बराबर 210। फिर कह रहा है संपूर्ण पृष्ठफल 214 और फिर कह रहा है आधार का क्षेत्रफल 42। आधार क्षेत्रफल माने LB, आधार क्षेत्रफल माने LB बराबर 42 है। अच्छा बताओ, इस दो जानकारी को अगर हम ऐसे भाग दे दें तो LB LB कट जाएगा, तो H बराबर कितना हो जाएगा 5, ऊंचाई 5 कन्फर्म हो गई ना। अब फिर क्या करें, संपूर्ण पृष्ठफल 214 है, मतलब 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL और बराबर लिखा है 214। अगर हम 2 उधर लेके जाएं तो होगा LB प्लस BH प्लस HL बराबर 2 से भाग देंगे, 2 1 2 और 2 7 14। अब बताओ LB की वैल्यू हमें पता है 42 और H की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो H हम यहाँ कामा ले ले रहे हैं, 5 कामा ले ले रहे हैं और यहाँ बचेगा कितना L प्लस B और यहाँ है 107। आप समझ पा रहे हैं क्या किया हमने, LB की वैल्यू 42 थी वो मैंने रख दिया और यहाँ पर यहाँ भी H था, यहाँ भी H था, H बराबर 5 है तो H मैंने कामा ले लिया, यानी 5 कामा ले लिया, तो यहाँ बचा है L, यहाँ बचा है B, LB। तो अब बताओ 42 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में L प्लस B बराबर 42 उधर जाकर घटाओ तो 107 में से आप 42 घटाओगे क्या बचेगा, 7 में से 2 घटाओगे 5 और 10 में 4 घटाओगे 6, यानी 5 ब्रैकेट में L प्लस B बराबर 65 है, तो L प्लस B बराबर 13 हो जाएगा। क्या आप ऐसी दो संख्याएं सोच सकते हैं, देखो कह रहा है L प्लस B बराबर 13 है और LB बराबर हमको पता है 42। दो संख्याएं मन में सोचो जिसे जोड़ने पर 13 आता हो और गुणा करने पर 42 आता हो। क्या 7 और 6 के बारे में सोच सकते हैं, 7 6 13, 7 6 42। अगर सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं सोच पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, अलजेब्रा लगा देंगे, L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4LB, तब भी आ जाएगा, लेकिन हम करना नहीं चाह रहे हैं, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, L बराबर हम 7 मान ले रहे हैं और B बराबर 6 मान ले रहे हैं। देखो इन दोनों को जोड़ने पर 13 और इनको गुणा करने पर 42 और H की वैल्यू तो हमें पहले से दिया हुआ है 5, तो यानी 7 6 5 हमारा उत्तर आया। 7 6 5 कहीं दिख रहा है, सी विकल्प ध्यान से देखिए, लंबाई 7 है, चौड़ाई 6 है और ऊंचाई 5। चलो आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। लोहे का एक सहतिर 9 मीटर लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है, अच्छा, तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि 1 घन मीटर लोहे का भार 50 किलोग्राम है तो सहतिर का भार होगा। सहतिर माने होता है लोहे का एक ब्लॉक है, ब्लॉक माने क्या होता है, जैसे घनाभ टाइप का है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। और 1 घन मीटर का हिसाब इन्होंने दिया, 1 घन मीटर 50 किलोग्राम का है, तो इसका जो आयतन होगा हम लोग घन मीटर में निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो घनाभ है ना, एक बड़ा सा स्लैब बना के दिखाऊं आपको, ऐसे टाइप का, ऐसे, ये है सहतिर, खूब लंबा सा, कितना बड़ा है, 9 मीटर लंबा है। अब इसका चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है और
40 सेंटीमीटर चौड़ा है और 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसको मीटर बनाएंगे तो 10 लगा देंगे। देखो लंबाई 9 है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तो 10.4, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तो 10.2। ये क्या क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मीटर बना रहा हूँ। अब चलो गुणा किया जाए तो 2 चौके 8 9 72 और दशमलव लगा हुआ तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। 0.72 मीटर क्यूब आपका उत्तर है। अब यहाँ लिखा था 1 मीटर क्यूब की वैल्यू 50 किलोग्राम है, तो भाई चलो गुणा कर लेते हैं। 0.72 गुणा 50 करना है। बताओ एक जीरो आया, 5 दूनी 10, 7 से लेकर 5 से 35 एक 36, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी उत्तर आ गया 36 केजी आना चाहिए आपका उत्तर। कितना? 36 केजी आना चाहिए। कहीं विकल्प है? जी हाँ, ये रहा उत्तर। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। संगमरमर के एक आयताकार टुकड़े की चौड़ाई 28 सेंटीमीटर तथा मोटाई 5 सेंटीमीटर है। इस टुकड़े का भार 112 किलोग्राम है। यदि 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम है तो टुकड़े की लंबाई क्या है? बढ़िया सवाल है ना। चौड़ाई दे रखा है और मोटाई दे रखा है और टुकड़े का टोटल भार दे रखा है। अब आप बताओ 1 घन सेंटीमीटर का भार इतना है ना, 1 घन सेंटीमीटर का भार इतना ग्राम है और टोटल भार कितना करें? 112 किलोग्राम है। भाई एक बात बताओ, अगर 1 घन सेंटीमीटर का भार खाली 25 ग्राम है और ये 112 किलोग्राम टोटल है, तो इससे टोटल आयतन मिल जाएगा कि नहीं? आयतन देखो, आयतन देखो, आयतन मिल जाएगा 112 किलोग्राम है। किलोग्राम माने 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो गुणा 1000 कर दो तो ये भी ग्राम हो जाएगा और बटा 25 ग्राम है। क्यों? क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर का भार 25 ग्राम। अब भाग दे दो जिससे आयतन निकल जाए, तो भाग देते हैं। 25 चौका 100, फिर 25 चौका 100, फिर 25 अट्ठे 200। बोलो 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200 और एक जीरो लग जाएगा, यानी आपका उत्तर होगा 4480 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया? आयतन आ गया। अब हमको उसकी लंबाई नहीं पता, यल है, चौड़ाई पता है 28 और ऊंचाई पता है, मोटाई पता है 5 और आयतन पता है 4480। अब इसे काटना है, यल वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यल बराबर होगा 4480 बटा 28 गुणा 5, काटो 7 छंग 42। देखो 7 से काटता हूँ, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 7 चौक 28। अब फिर कितना हुआ? 20। ये 20 से काटो तो जीरो कट जाएगा और 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी आ जाएगी? 32 सेंटीमीटर आ जाएगी। संगमरमर के टुकड़े की लंबाई 32 सेंटीमीटर आ जाएगी। मैंने क्या किया, पहले क्या किया, 112 किलोग्राम में 25 ग्राम से भाग दे दिया, इससे हमें टोटल आयतन मिल गया। और आयतन मिल गया तो लंबाई नहीं मालूम थी, चौड़ाई मोटाई मालूम थी, आराम से आ गया। अगला सवाल देखो। 45 मीटर चौड़ी तथा 2.5 मीटर गहरी नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिर रहा है? देखो नदी कोई बह रही होगी, ऐसे सोचो। अब नदी तो हम घनाभे आकार का बनाएंगे, नदी बह रही है, देखो ऐसे ऐसे नदी जा रही होगी ना, ऐसे बह रही होगी, ऐसे बह रही है नदी और ये गिर रही होगी, इसमें समुद्र में गिर रही होगी। हाँ, फील करो कहाँ से बन सकता है। देखो अब इसकी चौड़ाई 45 मीटर चौड़ी है। बताओ ये नदी कितनी? 45 मीटर चौड़ी। अच्छा, और गहराई कितनी? 2.5 मीटर गहरी, 2.5 मीटर गहरी। अब कह रहे हैं 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही। प्रति घंटा माने 60 मिनट में। बताओ आप 60 मिनट में कितना दूर जा रही है? 3.6 किलोमीटर, यानी 3600 मीटर जा रही है। बोलो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 से गुणा करूंगा तो 3600 आ जाएगा। तो 60 मिनट में 3600 मीटर जा रही है। 1 मिनट में क्या जाएगी? 1 मिनट में जाएगी, 60 से भाग दे देंगे, 3600 बटा 60, यानी आ जाएगा 60 मीटर। यानी 1 मिनट में कितना दूर जाएगी? 60 मीटर जाएगी। अब बताओ लंबाई 60 मीटर हो गई, चौड़ाई 45 मीटर हो गई, गहराई 2.5 मीटर हो गई। अब बताओ आयतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा 1 मिनट में? क्योंकि इन्होंने कहा था कि 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरेगा, हम आयतन निकाल देंगे बस। तो देखो लंबाई क्या होगा? 60, चौड़ाई क्या है? 45 और गहराई क्या है? 2.5। इसी को गुणा कर दीजिए, आपको उत्तर आ जाए। कैसे होगा? 1 जीरो काट लो, 10 हो गया और 25 छक्का 150 और गुणा 45। तो कैसे होगा? 0 यहाँ लिखता हूँ 0 और 15 गुणा करो, 15 × 75, 7 15 चौके 60 60 मीटर क्यूब, 6750 मीटर क्यूब, 6750 मीटर क्यूब 1 मिनट में पानी समुद्र में गिर जाए।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक आयताकार पानी के टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसमें भरे पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। टंकी में पानी की गहराई क्या है? बहुत सही। आधार का क्षेत्रफल ये वर्ग सेंटीमीटर है। आप एक चीज़ देखो, ये घन मीटर है, कहीं पर लिख देता हूँ। 1 घन मीटर यानी 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। फिर से समझिए क्यों? क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर ना। 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो जब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर करोगे, 1 मिनट फिर से करता हूँ, फिर से देखो, अच्छे से देख लेंगे तो नहीं तो गलती बहुत होती है। देखो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर होगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 मीटर क्यूब बराबर होगा 100 गुणा 100 गुणा 100 यानी 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। इतना बात ध्यान में रखो। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है तो हम सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। तो इस घन मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसमें क्या होगा, 6 जीरो वाले 10 से गुणा, नहीं 10 लाख से गुणा होगा तो 1 जीरो तो दशमलव काट देगा और बाकी जो है 5 जीरो लग जाएगा। बताओ 2.6 मीटर क्यूब बराबर होगा 26 लिखकर 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। बन गया। अब क्यों ऐसा किया हूँ? क्योंकि आधार तो यही था। देखो अब निकालने जा रहे हैं। आधार का क्षेत्रफल दिया है 6500 दिया हुआ है और गहराई मुझे नहीं पता और बराबर इतना पता है 2 6 के बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5। तो बताओ एच बराबर क्या हुआ? 2 6 0 0 0 0 0 अपान 600 6500। क्या ये कट जाएगा? 00 13 5 65 और 13 दूनी 26 0 0 0 2000 और 2000 बटे 5 करोगे तो 5 काटो 5 चौक के 20 400 सेंटीमीटर आया। और 400 सेंटीमीटर को हम बहुत आराम से 4 मीटर कह सकते हैं। कितना? 4 मीटर। आप में से कई लोग सोच रहे हो आखिर इतना जीरो लिखने की क्या ज़रूरत है? दरअसल दशमलव का मामला ये था कि ये इसको या तो हम बदल देते या तो इसको बदल देते, तो इसको हमने छोटे यूनिट में बदल दिया। छोटे यूनिट बदलने से क्या होता है, गलतियाँ कम होती है, गलती कम होने के परसेंटेज बन जाते हैं। लिखा धातु के बने एक घनाभ का भार 16 किलोग्राम है। यदि इसकी सभी विमाओं में से प्रत्येक को पहले का 1/4 कर दिया जाए, 1/4, तो नए घनाभ का भार कितना होगा? अच्छा बताओ, 1/4 कर दिया जाए, घनाभ है, मान लो लंबाई x था, चौड़ाई भी x था, ऊंचाई भी x था, तो इसका जो भार था बताओ इसके आयतन के ही संदर्भ में तो होगा। और ये बना था 64 किलोग्राम। कितना? 16 किलोग्राम, 16 केजी। यानी x क्यूब की वैल्यू आ गई 16 केजी। ध्यान दीजिएगा। आप में से कई लोग यह सोच रहे होंगे कि आखिर एक जब घनाभ है तो x y z लेना चाहिए था, तीनों x ले लिया। बिल्कुल सही करे, x y z ही ले लेते, कोई फर्क नहीं था, ले ले क्या। और दूसरी बात हो कि जब ये आयतन था तो सेंटीमीटर या मीटर क्यूब होता, वह केजी है, कैसे बराबर हो रहा? मैं बस तुलना कर रहा हूँ कि इस आयतन का उस आयतन से तुलना है। यहाँ तक रुक गया। अब करें सबको, अब हम 1/4 कर देंगे, यानी x/4 होगा, ये भी x/4 हो जाएगा, ये भी x/4 हो जाएगा। और अब जब आप गुणा करेंगे तब कितना उत्तर आना चाहिए? ये है x³/64। यानी जो भी उत्तर आएगा x³ का, उसका बटे 64 करेंगे, वही भार आना चाहिए। बोलो तो बताओ नया भार कितना आ गया? नया भार हो जाएगा कितना? 16/64 केजी। 16 1 16, 16 चौके 64, 1/4 केजी। और 1/4 केजी को हम क्या कह सकते हैं? 250 ग्राम। कहाँ लिखा? 250 ग्राम। ये रहा 250 ग्राम को आप 0.25 किलोग्राम कह सकते हैं। थोड़ा सा अजीब है ना? जब आधा आधा सबको चौथाई कर दोगे तो 4 चौके 16 चौके 64 गुना कम हो जाएगा, यानी बटा 64 कर देंगे, उतना भार हो जाएगा और आपका उत्तर हो जाए 1/4 केजी या 0.25 केजी। आइए अगला सवाल देखते हैं। 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के मैदान में 5 सेंटीमीटर गहरी वर्षा गिरने पर इकट्ठे हुए पानी का आयतन बता दो। 1.5 हेक्टेयर, आपको बताऊं 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। अब बताओ 1.5 हेक्टेयर है तो 1.5 हेक्टेयर बराबर क्या हो जाएगा?
1.5 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा 15 लिखकर 1 2 3 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 4 जीरो वाले से गुणा करोगे 1 जीरो 10 में हटा देगा इतना। अब इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर वर्षा हो, तो आओ आयतन निकालते हैं। आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। कहीं पर आप ध्यान रखिएगा, कहीं पर मैंने लिखा नहीं लेकिन पीछे कई बार इस्तेमाल किया हूँ। आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल किसका? आधार का। तो क्षेत्रफल यहाँ पर आ चुका है 15,000 और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। कृपया इसे मीटर बनाएं क्योंकि ये मीटर में है, तो इसको आप 100 से भाग देंगे तब मीटर बनेगा। तो ये हो जाएगा 0.05। गुणा करो तो 15 पचे 75, 1 2 3 और 2 अंक बाद 10 750 750 मीटर क्यूब पानी वर्षा हुई है। कितना? 750 घन मीटर वर्षा हुई है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। बहुत अच्छे सवाल है ना, इंटरेस्टिंग। इस सवाल को लगाने का प्रयास करिए, 10 सेकंड आपके पास है, बिल्कुल लगाइए। आनंदित करने वाले सवाल हैं। देखो कह रहा 0.6 घन मीटर की सोने की चादर को पीटकर इस प्रकार फैलाया गया, यह ठीक 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पूरा ढक लेता है। इस फैली हुई चादर की मोटाई क्या है? आपको पता है 1 हेक्टेयर होगा तो 10,000 वर्ग मीटर होगा ही। बोलो 10,000 वर्ग मीटर होगा। और ऊंचाई मोटाई क्या है नहीं पता, उसको एच मान लेता हूँ। और बराबर ये हो कितना रहा है? 0.6 घन मीटर। देखो सब कुछ हमने मीटर में ले रखा है, ये घन मीटर में, ये भी मीटर में। अब बताओ एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.6 बटा 10,000, ये मीटर है। आपको बता दूं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे? मिलीमीटर बदल देंगे, है ना। तो गुणा कर दो इससे, किससे? 1000 से। अगर 1000 से हम गुणा कर दें तो 3 जीरो कट जाएगा और 10 से भाग देंगे तो आएगा 0.06 मिलीमीटर। यानी जो उसकी मोटाई आएगी वो आएगी 0.06 मिलीमीटर। कहीं दिख रहा है? ये रहा सी विकल्प, 0.6 मिलीमीटर। बहुत पतली सी थिन फाइल बन पर तैयार हो जाएगी। लिखा एक 24 मीटर लंबे 14 मीटर चौड़े इतना मीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला आपको पता होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। बस यही इतना करना है। बताओ 2 LB क्या है? 24 गुणा 14 प्लस 14 गुणा 7.5 प्लस 7.5 गुणा 24। यही हल करना है। खाली टोटल सरफेस एरिया बताना और सब कुछ जानकारी दी रही। तो देखो 14 चौके 56, 5 14 दूनी 28 और 5 33, 14 पचे 70, 7 14 सत्ते 98 और 7 98 में 7 मिलाओगे तो 105 हो जाएगा। प्लस इसको गुणा करो कितना हो जाएगा? 24 पच्चे 120, गुणा कर लेते हैं ना। 24 पच्चे 120 और 7 चौका 28, 2 7 14 2 16, 0 8 2 10 1 और 6 1 7 1 8 और 2 28 और 1 अंक पर 10 280 आ जाएगा। आओ जोड़ा जा, तो ये हो गया 2 गुणा जोड़ो 0 5 और 6 11 हासिल 1 9 9 और 3 12 हासिल में 1 3 1 4 3 7 721 दूना 1442 1442 आना चाहिए टोटल सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं दिख रहा? नहीं। इसका मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। आओ एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 24 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर तथा 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो 2LB BHHL आपके सामने है और यही तो क्या करा जाएगा? 24 गुणा 14, ठीक है, फिर 14 गुणा 7.5, फिर 7.5 गुणा 24। बस यही इतना करना। एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, बाकी सब कुछ लगभग ठीक है। कभी कभी क्या होता है जब आप ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं और लगातार करते हैं तो उसमें कहीं भी मिस्टेक होने का चांस है। मैं देख लेता हूँ एक बार, और नहीं आएगा तो मान लिया जाएगा कि विकल्प गलत छपा हुआ। चलो 14 चौके 56, 5 14 दूनी 28 और 5 33 प्लस 14 पचे 70 हासिल 7 14 सत्ते 98 98 में 7 मिलाओ, पहले 2 मिलाओ 100 हो जाएगा और 5 105 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गुणा करना था तो 24 पच्चे 120 होगा,
और 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 2 16, एकदम सही था। 0 8 2 10, 1 6 1 7 1 8 और एक तो रहेगा, यही गलती हुई है, यानी 180 था। देख लीजिए वहाँ मैंने कुछ और लिख दिया था। तो चलो 2 गुणा जोड़ता हूँ, 0 5 और 6 11, हासिल 1, 9 9 और 3 12, हासिल 1 1 2 1 3 3 6 621, यानी 1242 था। एक जगह मिस्टेक, इसके लिए सॉरी, लेकिन क्या करें, लगातार काम करते हैं, छोटा बहुत हो सकता है। 1242 कहीं दिख रहा है, सी। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। यदि इसका टोटल सरफेस एरिया 33300 है तो इसका आयतन बता दो। भाई अगर अनुपात ये दिया है तो इसको 6x 5x 4x मान लिया जाए। ये 6x है, ये 5x है, ये 4x, और टोटल सरफेस एरिया दिया है। तो हम लोग पहले टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2 ब्रैकेट में LBBHHL यानी 6x गुणा 5x प्लस 5x गुणा 4x प्लस 4x गुणा 6x और बराबर लिखा है 33300। यही हल करना है। और देखा जी, तो 6 25 30x स्क्वायर, ये 5 चौके 20x स्क्वायर और ये 6 चौके 24x स्क्वायर। आओ अब इनको जोड़ना है। 30 20 50 50 20 70 ना, 30 20 50 20 70 4 74, 2 गुणा 74। देखो 2 गुणा 74x स्क्वायर बराबर है 33300। आओ x स्क्वायर बराबर बताओ क्या होगा? x स्क्वायर बराबर होगा 33300 बटा 2 गुणा 74। आओ काटा जाए। देखो 37 से कट सकता है ये 37। कैसे? 37 दूना 74 होता है और 37 यह संख्या कटती है। क्या बार में कटेगी बताओ? 37 में किससे? क्योंकि 37 से 111 कटता है, तो 37 तियाँ यानी कि 3 तियाँ 9 बार में ना, तो 930, ठीक है, 9 बार में कट गया, तो ये आ गया 900 और नीचे बचा 4, 4 से 900 काटो, 4 दूना 8, 1 बचेगा 10, 4 दूना 8, 4 5 20, 225। एक्स स्क्वायर बराबर 225, तो एक्स बराबर आ गया 15। अगर एक्स बराबर 15 आ गया तो पूछा क्या है? इसका आयतन बताओ। भाई आयतन बताओ, एक्स बराबर 15, आयतन माने तीनों का गुणा कर दो। तो 6 25 30 चौका 120, 120 x³ उत्तर आएगा। बोलो, तो हम लिखेंगे 120 गुणा x³। 15 का क्यूब क्या होता है? 33 75। ये लो कर लो, 33 75। 15 का क्यूब होता है 33 75, गुणा कर लो 0, 12 25 60, 6 12 7 84, 6 90, 9 12 36 9 45, 4 12 36 4 40, 40 लिखकर 4,50,000 5,000 कितना है? ये रहा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,05,000। क्या गजब सवाल था ना। ये पेट भर के सवाल हो रहा। अगर आप इसको लगाएंगे ना, एकदम दिल खुश हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तैरने के लिए बना एक तालाब 24 मीटर लंबा। कुछ व्यक्तियों के इस तालाब में डुबकी लगाने पर पानी की तल की ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अगर 1 घन मीटर पानी विस्थापित करता है तो तालाब में कितने व्यक्ति? बताओ, तालाब में कितने व्यक्ति? अब देखो यहाँ पर एक चीज छूटा हुआ है ना, 24 मीटर लंबा तथा यहाँ पे होना चाहिए इतना मीटर चौड़ा ना, ये नहीं लिखा हुआ, क्योंकि कह रहा कितने व्यक्ति तालाब में हैं, तो तालाब में कितने व्यक्ति हैं, इसका मतलब तालाब की चौड़ाई देना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लंबाई 24 मीटर है तो तालाब कुछ भी मिल जाता हूँ, मान लीजिए तथा 15 मीटर चौड़ाई है, यानी एक तालाब है वो 24 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है। अब देखो अपने मन से गिनती लिखा हूँ, कोई हमको अगर याद नहीं रहा तो उत्तर तो अलग आ सकता है। तो लंबाई चौड़ाई है, इसमें कुछ आदमी डुबकी मारते हैं, और जब डुबकी मारते हैं एक आदमी जो है 0.1 घन मीटर पानी विस्थापित करता है, 1 घन मीटर। तो मैं मान लेता हूँ, माना x व्यक्ति थे, माना x व्यक्ति थे। अगर x व्यक्ति रहे होंगे तो कुल आयतन कितना विस्थापित करेंगे? 0.1 गुणा x, बोलो 0.1x, इतना पानी ये लोग विस्थापित करेंगे। बात क्लियर हुई? एक आदमी 1 घन मीटर पानी विस्थापित करता है, और कितने व्यक्ति थे? x व्यक्ति थे, तो x गुणा कितना हो जाएगा? 10, इतना पानी विस्थापित कर पाए। अब चलो पानी विस्थापित हुआ कितना, आओ देखते हैं। 24 मीटर लंबा है गुणा
15 मीटर चौड़ा है गुणा 1 सेंटीमीटर विस्थापित की। 1 सेंटीमीटर माने होता है 0.01, कितना 0.01 बराबर है 0.1x। इसी को हल करना है। तो अगर x को हम वहीं रोक दें तो 0.1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हटा दें। अब बताओ अगर हम 1 0 यहाँ बढ़ा दें तो ये दशमलव दोनों चला जाएगा, और 10 से आप क्या कर सकते हैं, देखो 5 दूना 10, 5 तियाँ 15 और 2 से काट देंगे 12, 12 तियाँ 36। 36 व्यक्ति थे उस तालाब में। कितने थे? 36 व्यक्ति उस तालाब में थे। कहीं लिखा है? लगता हमको गिनती सही याद थी, है ना। तो भैया यहाँ जरूरी है, लंबाई जो है 24 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। अब उस तालाब के अंदर कुल 12 लोग डुबकी मार रहे हैं। एक आयताकार लोहे की चादर 48 मीटर लंबी तथा 36 सेंटीमीटर चौड़ी, इसकी चारों कोनों से 4 वर्गाकार बराबर वर्ग काटे गए, जिसमें से प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है। शेष बची चादर को मोड़कर एक खुला डिब्बा बनाया गया है। इस डिब्बे की धारिता बताओ। आओ पहले एक बड़ा सा आयताकार कपड़ा कागज लेते हैं। ये कितना है? 48 सेंटीमीटर लंबा है और 36 सेंटीमीटर चौड़ा है। इससे किनारे किनारे 8 सेंटीमीटर का वर्ग काटा गया। अच्छा बताओ, वर्ग अगर काटा जाएगा तो काटने के बाद और उतना डिलीट करके दिखाते हैं। हालांकि समय ज़्यादा नहीं लेंगे आपका, लेकिन क्या करें, उसकी फीलिंग तो लानी पड़ेगी ना। ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते। देखो कुछ ऐसे बन जाएगा। अगर ऐसे बन जाएगा तो ज़रा विचार करो कि अब जो हमारा डिब्बा मिलेगा तो ही मोड़ मोड़ करके डिब्बा हम बनाएंगे, खुला डिब्बा बनाना है। तो अब देखो ये लंबाई ये वाली है, चौड़ाई अब ये वाली है, और ऊंचाई तो आपको 8 पता ही है, ऊंचाई क्योंकि 8 सेंटीमीटर काटा। तो क्या कर रहे हैं, इस डिब्बे की धारिता बताओ। अब डिब्बे की धारिता बताओ। टोटल 48 था, टोटल 48 यहाँ से लेकर 48 में से 8 यहाँ कम हुआ, 8 यहाँ कम हुआ, 16 कम हो गया। 48 में से आप 16 कम करो तो कितना हो जाएगा? तो 16 32 बचेगा। लंबाई अब 32 बचा, ये 32 है। चौड़ाई कितनी थी? 36 थी। 36 में से 16 घटाओ, क्या बचेगा? 20। अब इधर ऊंचाई कितना थी? 8। यही बस काम खत्म हो गया। इसे गुणा कर लो तो 8 दूनी 16, 1 8 24 25 और गुणा 20 तो 0 2 छक्के 12, 1 25 दूनी 25, 25 दूनी 50 और 1 51, 5120 सेंटीमीटर क्यूब। 5120 कहीं लिखा है? जी हाँ। उस डिब्बे का जो आयतन आया, धारिता आई, वो आई 5120 घन सेंटीमीटर। आइए अगले सवाल पर बात करें। एक आयताकार प्लाट की लंबाई 13.5 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा तथा इसमें एक आयताकार टंकी 5 मीटर गुणे 4.5 मीटर गुणे 2.1 मीटर खोदी गई है। इसमें से निकाली गई मिट्टी को प्लाट के शेष भाग में समान रूप से बिछाया गया है। इससे प्लाट के धरातल की ऊंचाई में कितनी वृद्धि हो जाएगी? सवाल बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन एक मिस्टेक है इस सवाल में। आओ हम समझाते हैं। यह है लंबाई 13.5 और चौड़ाई है 2.5। जब आप इसके अंदर एक गड्ढा खोदेंगे और गड्ढे की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4.5 मीटर और गहराई 2.1। भैया जी चौड़ाई आपका 4.5 कैसे हो सकता है? जब इस पूरे प्लाट की चौड़ाई 2.5 मीटर की है तो उसमें चौड़ाई 4.5 कैसे हो सकता है? दरअसल कह सकते हो लीगली ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, परंतु अगर इसको ऐसे सोचा जाए, ये ऐसे तिरछा खोदा जाए, ऐसे गड्ढा खोदा जाए तो हो सकता है। यानी 5 लंबा है, 4.5 चौड़ा है और 2.1 गहरा है। तो हम क्या करेंगे? पहले तो हम शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है? शेष भाग का क्षेत्रफल, और इसकी मिट्टी का आयतन निकालेंगे, उसके आयतन में क्षेत्रफल से भाग देंगे, हमारा काम हो जाएगा। आओ पहले शेष भाग का क्षेत्रफल बताते हैं। तो शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो क्या निकलेगा? पहले तो आप 13.5 गुणा 2.5 करिए, ये टोटल है, और इसमें से हमको घटाना है 5 गुणा 4.5, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई हमें निकालना है। चलो गुणा करते हैं। तो 25 25 125 12, 25 यहाँ 75 और 12 87, 8 25 के 25 8 33 और 2 अंक बाद दशमलव माइनस 5 25 25 2 5 20 2 22 22.5 जीरो बना लो। कितना है भाई? 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2 और 33 में से 22 गया 11। 11.25 मीटर स्क्वायर एरिया है जहाँ पर मिट्टी बिछानी है। अब मिट्टी का आयतन चलो निकालते हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, आयतन होगा आपका 5 गुणा
4.5 गुणा 2.1, चलो गुणा करते हैं। तो 21 25 105, चलो 5 से इसमें गुणा कर लेते हैं। 5 5 25, 5 चौक 20, 2 22, और इसमें हमको 2.1 से गुणा करना। तो 21 25 105, बोलो 21 25 105 हासिल 10, 21 दूना 42 और 10 52 हासिल 5, 21 दूना 42 5 47 और 2 अंक पर 10, ये रहा। इतना मीटर क्यूब आयतन आ गया। बोलो सही आ रहा? 21 25 105 10, 21 दूना 42 10 52 5, 21 दूना 42 और 5 47, ठीक है, और 2 अंक पर 10, इतना आ गया मीटर क्यूब आयतन। अब हमको मिट्टी की ऊंचाई बतानी है। ऊंचाई बराबर होता आयतन बटा क्षेत्रफल। क्या होगा? h बराबर, कहाँ जगह है, यहीं ले लेते हैं। h बराबर क्या होगा? आयतन बटा क्षेत्रफल। आयतन बटा क्षेत्रफल, तो आयतन कितना है? 47.25 और क्षेत्रफल कितना है? 11.25। बस यही भाग देना, दोनों दशमलव तो चला ही जाएगा। चलो हट गया। अब 25 से काटते हैं। 25 1 में 25, 15 7 22, 222, 25 8 200 और 25 9 225। अब यहाँ काटो, 25 चौक का 100, 25 25 125, 9 8 17 1 18, 18 में 9 से कट रहा, 9 दूनी 18, 9 1 9 और 9 5 45, 21/5 भाग दो, 5 चौके 20 और फिर 10, 5 5 दूनी 10, 4.2 मीटर। कितना है भैया? 4.2, बहुत है यार, 4.2 मीटर ये रहा। इतना बड़ा ऊंचाई हो गई, 4.2 मीटर मोटा मिट्टी आ जाएगा। एक बार फिर से देख लो, हमने शेष भाग का क्षेत्रफल निकाला। शेष भाग माने जहाँ मिट्टी बिछाना है, यहाँ मिट्टी बिछाना है, तो इसका क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया है। ये देखो क्षेत्रफल। और फिर जो मिट्टी खोदी गई इस गड्ढे में से, उस गड्ढे का आयतन आया है इतना, मिट्टी का आयतन, और ऊंचाई बराबर होता आयतन बटा क्षेत्रफल, और भाग दे दिया, बस काम हो गया। आइए, धातु से बना एक खुला टंक 50 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 23 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसकी तली तथा प्रत्येक दीवार की मोटाई 3 सेंटीमीटर है। इस टंक के धातु का 1 घन सेंटीमीटर भार 0.5 ग्राम है। तो खाली टंक का भार कितना? खुला टंक है, ध्यान रखना। खुला टंक माने क्या होता है जानते हो? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब ऊपर छत नहीं होती है। तो बताओ, अगर हम माने तो कैपिटल L कितना है? 50, कैपिटल B 40 और कैपिटल H 23। आप समझ पा रहे हो कैपिटल L क्या है? बाहरी माप लिख रहा हूँ। अब क्योंकि यह 3 सेंटीमीटर दीवार है इसका, तो लंबाई जो है क्या होगी? 3 इधर कम होगी, 3 इधर कम होगी, 6 कम हो जाएगी। तो स्मॉल L कितना होगा? 6 कम हो जाएगा तो 44 बचेगा। और स्मॉल B कितना बचेगा? 6 घटेगा तो 34 बचेगा। और जो ऊंचाई होगी खाली 3 घटेगा। क्यों? क्योंकि छत तो है ही नहीं, खाली तली का मामला है। अब इन्होंने कहा 1 घन सेंटीमीटर का भार 0.5 ग्राम हो। पहले आयतन तो निकले। आयतन कैसे निकलेगा? बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन बराबर धातु का आयतन। देख लो, तो हम लिखेंगे 50 गुणा 40 गुणा 23 माइनस 44 गुणा 34 गुणा 20, ये इतना करना है। चलो गुणा करते हैं। तो 5 चौक के 20 है ना, 5 चौक के 20 और गुणा 23, तो 23 दूना 46,000 आ गया। और माइनस इन तीनों को गुणा करना। अब देखो, गुणा करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष है, मैं गुणा यहाँ करता हूँ। 4 चौक के 16, 1 4 चौक 16 और 12, 16 12 28, 16 12 28, 1 29 हासिल 2, 3 चौक के 12 2 14 और गुणा 20 करना है। तो चलो गुणा करें। 0 2 छक्के 12, 1 दोनों 18 19, 1 और 14 28 1 29, इतना आ गया। अब चलो घटाते हैं। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 0 आ गया, और 10 में से 2 घटाएंगे 8 आ गया, और 9 में से 9 घटाएंगे 0 आ जाएगा, और 15 में से 9 घटाएंगे 6 आएगा, और यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, इतना आ गया। अब इस संख्या को क्या करना? ये आया कितना? सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहे 1 घन सेंटीमीटर भार 0.5 है, तो इसमें आप 0.5 से गुणा कर दो, बस आपका उत्तर आ गया। तो गुणा करो। 0 5 8 40 और 16 25 80 और 1 अंक पर 10, इतना ग्राम आ गया। 8040 ग्राम हो गया, या कह सकते हो 8.04 kg। कितना हो जाएगा? 8.04 kg। कहीं दिख रहा है? ये रहा डी विकल्प। बड़ा अलग है, मतलब 3D ना थोड़ा सा अलग ही सोच पर आधारित है। 2D तो थोड़ा सा मान लो है, 3D में थोड़ा अलग ही सोच है, थोड़ा मेहनत करने वाला है। लिखा एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः ABC है। इसका आयतन L घन सेंटीमीटर
तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र यस वर्ग इकाई है तो 1/v का होगा। अच्छा, आओ देखा जाए। अगर कहा जाए यल तो कहीं इस्तेमाल हुआ ही नहीं, आयतन तो यल दिया है, उसका कोई लेना देना है नहीं ना, ये v होना चाहिए, आयतन v घन इकाई है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई इतना, तो अब क्या हम लिख सकते हैं v बराबर, नहीं पहले यस निकालते हैं, यस बराबर क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया है तो है 2, यहाँ देखो ये होगा यस बराबर 2 और ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA, यही ना होगा भाई। ABC जब दिया है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA, और आयतन क्या होगा ABC। अगर हम इन दोनों को भाग दे दें, ऐसे भाग दे दें, तो बताओ S/V बराबर क्या हो जाएगा, S/V बराबर क्या होगा 2, अब ब्रैकेट में देखो AB/ABC, AB/ABC करोगे तो 1/C आएगा, फिर 1/B आएगा, 1/A आएगा, ऐसे हो जाएगा 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C हो जाएगा। भाग दो इस संख्या में, इस संख्या भाग दो, AB/ABC प्लस BC/ABC प्लस CA/ABC, तो आपका उत्तर बचेगा 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। लेकिन हमको तो 1/V का मान चाहिए था, यानी यस भी उधर ले जाना है, तो यस आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 1/V बराबर 2/S और ब्रैकेट में 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। ये आपका उत्तर कहीं लिखा होगा। 2/S कहाँ है, ये रहा, ये देखो डी विकल्प देखो, ये आ गया आपका 1/B का मान। तो बहुत अच्छे सवाल है, मज़ेदार वाले। आइए, एक घनाभ के 3 आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल क्रमशः, ओहो देख लो क्या करें, x, y तथा z ना, देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा, x, y तथा z वर्ग इकाई है तथा इसका आयतन v घन इकाई है, तब x, y, z का मान बताओ, है ना। अब बताओ 3 आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल, आसन्न पृष्ठ समझ रहे हो आप, आसन्न पृष्ठ का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई एक पृष्ठ माना जाता है ना। तो मैं मान लेता हूँ ऐसे, LB बराबर x, BH बराबर y और HL बराबर z। अगर इनको हम आपस में गुणा कर दें तो बताओ क्या होने जा रहा है, इधर तो x, y, z आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर आ जाएगा, यानी LBH का स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब LBH अब V घन इकाई का है, आयतन V घन इकाई है, यानी V बराबर हम लिख सकते हैं LBH। तो बताओ क्या हम इसकी जगह पे V लिख सकते हैं, V तो V स्क्वायर हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा SYZ हो जाएगा। यानी पूछा गया था XYZ का मान बताओ, तो XYZ का मान हो जाएगा V स्क्वायर। बहुत अच्छे समझिएगा, यहाँ पर 3 आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल हैं क्रमशः x, y तथा z, यानी कि जो एक पृष्ठ माने जैसे फर्श का क्षेत्रफल LB माने x, BH माने y, HL माने z, ऐसा मामला है। ठीक है, समझने की कोशिश करो, आगे बढ़ते हैं। किसी घनाभ के 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल 2, 3, 4 के अनुपात, एकदम इसी तरह का सवाल है, तथा इसका आयतन 9000 घन सेंटीमीटर है। घनाभ की सबसे छोटी भुजा बता दो। अब इनके क्षेत्रफल ये है 2, 3, 4 का, अब हमको नहीं पता तो मानेंगे हम, देखो LB बराबर 2x, BH बराबर 3x, HL बराबर 4x। अब यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको, हमको ये नहीं पता है कि L ही सबसे बड़ी भुजा है, बस क्या हम करते, कुछ न कुछ तो मानना था। 3 संगत फलकों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा था और इनका आयतन ये दिया था। अब चलो फिर करें, तो हम लिख सकते हैं ना LBH बराबर, इनका गुणा करो 2, 3, 6, 4, 24x3, ऐसे हो जाएगा। तो अब LBH हो गया, यहाँ पर LBH का स्क्वायर है ये। अब LBH की वैल्यू यहाँ 9000 पहले दिया हुआ, तो अब हम कह सकते हैं कि 24x³ बराबर 9000 गुणा 9000 का है। देखो LBH का स्क्वायर करना था, तो LBH हमारा दिया हुआ है 9000, 9000 गुणा 9000। क्या हम लोग इसको काट सकते हैं? बिल्कुल काटेंगे, आओ काटते हैं। तो 3 से काटें, 3 8 24 और 3 3 9, 8 से भी कट जाएगा, 8 से ही काट के देख लो इसको, 8 से काटो, 8 3 24, 6 बचेगा 60, 8 7 56, 4 40, 8 5 40। अब बताओ x³ बराबर क्या हुआ, गुणा करो, तो 0 0 0 और 9 का गुणा करो, 9 5 45, 4
9 तिरसठ 4 67, 6 9 3 27 और 6 33, 33 75। क्या आप बता सकते हैं? आप जानते हैं ऐसे ऐसे होता है 33 75 15 का होता है। तो बताओ कितना हो गया? x की वैल्यू 150, x की वैल्यू आ गई 150 आ गई। देखो 33 75 000। अब इन्होंने कहा सबसे छोटी भुजा बता दो, कैसे मिलेगा? हम जानते हैं कि LBH बराबर 9000 होता है, जानते हैं। अब बताओ 1x बराबर अगर 150 है तो 2x बराबर 300 होगा, 3x बराबर 150, 1.5 400, 450 होगा, और 4x में 15 चौके 60, 600 होगा। तो जरा विचार करो कि अब ये कहता 300, LB बराबर 300 है ना, अगर हम LB से इसमें भाग दे दें तो बताओ भैया मेरे 00, 3 से काटो, 3 3 9, तो H बराबर कितना आ गया? हमारे पास आ गया H बराबर 30, H की वैल्यू आई। चलो अब इसकी वैल्यू रख रहा हूँ, LBH बराबर 9000। तो देखो BH की वैल्यू क्या है? 450, मैं BH से भाग दे रहा हूँ 450। तो अब BH कट जाएगा, L बराबर कितना आ जाएगा? L बराबर हो जाएगा 45 दूना 90, 20। अब अभी एक और बचा हुआ ना, देखो LBH बराबर 9000, तो HL बराबर होगा 600, HL बराबर होगा 600, भाग दे दीजिए, तो HL कट जाएगा, B बचेगा, तो B बराबर कितना आ जाएगा? 15 छक्का 90। तो एक भुजा आई है 15, एक भुजा आई है 20, एक भुजा आई है 30। इन्होंने क्या पूछा? सबसे छोटी भुजा बताओ, तो 15 आई है। सबसे छोटी भुजा कितनी आई? 15। जरा कैलकुलेशन देखिए, हाँ देखेंगे दिल खुश हो जाएगा ना, बैठे बिठाए इतना बढ़िया सवाल मिल जाएगा आपको। किसी घनाभ की माप 25 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर है। एक घन का आयतन इस घनाभ के आयतन से आधा है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। तो भैया पहले घनाभ का आयतन निकाल लो। तो घनाभ का आयतन हम लोग पहले निकालते हैं। का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 25 गुणा 20 गुणा 4, कितना हुआ? 25 दूना 50 और कितना हो जाए? देखो 4 दूनी 8 और 25 छठे 200, 2000। अब 2000 है तो कह रहे घन का आयतन बताओ। घन का आयतन आधा है, तो घन का आयतन कितना है? इसका आधा है, मतलब 1000 है। अगर घन का आयतन 1000 है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या है? सेंटीमीटर क्यूब है। तो मतलब घन की भुजा क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब फिर क्या बताना है? घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², याद आ रहा होगा। तो 6 गुणा 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100 होता है, 600 आ जाएगा। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। कितना? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। आइए अगले सवाल पर बात करें। लिखा किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, घन का आयतन बताओ। आप जानते हैं घन का विकर्ण क्या होता है? ये है घन, क्या रफ डायग्राम बना रहा हूं ना, ये है घन का विकर्ण। इसका फार्मूला होता है √3a और बराबर 6 लिखा हुआ। तो बताओ a बराबर क्या हो जाएगा? 6/√3। और इसको अगर हम √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी 2√3 हो जाएगा। a बराबर 2√3 हो जाएगा। अब बताना क्या है? घन का आयतन बताना। आयतन बराबर a³ होता है। तो दोनों साइड अगर हम क्यूब कर दें तो बताओ a³ बराबर क्या हुआ? 2 दूना 4 दूना 8 और 8 के 24√3। बोलो 24√3 कहीं है? करिएगा। देखो 2 दूना 4 दूना 8 और √3 गुणा √3 गुणा √3, तो √3 गुणा √3 3 बन जाएगा। तो 8 के 24 हो जाएगा और √3 बचेगा। 24√3 सेंटीमीटर क्यूब। और ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। एक घन के विकर्ण की लंबाई 9√3 है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। घन का विकर्ण हम जानते हैं √3a होता है और ये है 9√3। तो क्या हम √3 काट दें? a बराबर 9 हो जाएगा। और अगर a बराबर 9 हो जाएगा तो कह रहे हैं इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², यानी 6 गुणा 9 स्क्वायर, यानी 6 गुणा 81, यानी 6 × 6 6 8 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। विद्यार्थियों आपने देखा मैं प्रयास पूरा कर रहा हूँ। आपको यह जरूर देखना होगा, ये नंबर कहीं पर आप नोट करें और
कहीं से भी कोई समस्या आती है बात करें। और अगर कहीं ज़्यादा समस्या आ रही, इक्का दुक्का क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, लेकिन अगर कुछ और भी पूछना हो या फिर ज्वाइन करना हो तो इस पर ज्वाइन कर ले। तो इससे क्या होगा कि आपके बेसिक क्वेश्चन एक एक डिज़ाइन धीरे धीरे कन्फर्म हो जाएगी। बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।